ओस या पाला, ये हमारे वातावरण के दो महत्वपूर्ण कारक हम इसको कह सकते हैं। सभी जगह ओस नहीं पड़ती। ओस कब पड़ती है? जब रातें लंबी होती है। लंबी रात में ठंडकता बढ़ती है और उसके कारण ओस पड़ने लगती। प्रायः ठंड में आप देखते हैं ओस पड़ती है, गर्मी में ओस नहीं पड़ती। तो रातों का लंबा होना ओस के लिए आवश्यक होता है। दूसरा, बादलों का मेघ रहित होना चाहिए। यदि आसमान में बादल छाए हैं तो ओस नहीं पड़ सकती, क्योंकि ओस में तापमान में गिरावट आती है और यदि बादल बने रहते तो तापमान गिरता नहीं है और उसके कारण ओस नहीं पड़ती। वायु का बहुत शांत होना आवश्यक होता है। यदि तेज वायु चलेगी तो जो वाष्प भरी जो हवाएं हैं ये वायु के साथ प्रवाहित हो जाएंगी। यदि वायु शांत होती है तो उस अवस्था में भी ओस पड़ती है। फिर ओस के लिए जो सापेक्ष आर्द्रता है यह अधिक मात्रा में होनी चाहिए। सापेक्ष आर्द्रता जब अधिक होगी, जितनी अधिक होगी ओस उतनी अधिक बनेगी। और सबसे जो बड़ा कारण है ये है तापमान का ओसांक तक होना, तब ओस बनती है। यानी हिमांक से ऊंचा होना। हिमांक होने से ओस के कण क्या होते हैं? हिम के रूप में परिणित हो जाते हैं। ओस यानी जल के कण होते हैं और पाला जो होता है वो हिम कणों के रूप में परिणित होता है। तो जब तापमान ओसांक की स्थिति में होता है तो ओस गिरती है और तापमान जब हिमांक की स्थिति में आता है तो हिम या पाला पड़ता है। तो इस प्रकार से पाला या फ्रॉस्ट हिमांक की अवस्था होती है। ओस या ड्यू जो होता है ये ओसांक की स्थिति में बनता है। संघनन का तीसरा जो रूप होता है इसे हम कोहरा या फॉग कहते हैं। देखिए बच्चों, फॉग क्या होता है? कोहरा शब्द से आप जानते हैं कि चारों तरफ हमको ऐसा लगता है कि पूरा धुआं धुआं वातावरण है और हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसको कोहरा कहते हैं। कोहरा में पूरे वातावरण में जो वाष्प है वो जल के बहुत महीन कणों में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ये इतने महीन कण होते हैं कि ये पूरे वातावरण में ये जल लटकता रहता है। बहुत ही महीन होता है, ज़मीन पे भी कुछ मात्रा में गिरता है, लेकिन पूरे वातावरण में लटकने के कारण हमको चारों तरफ ऐसे सामने न दिखने वाला दृश्य दिखाई देता है। और इसका जो विस्तार होता है लगभग 1 किलोमीटर के अंदर ही होता है। सामान्य रूप से 300-400 मीटर तक कोहरा काफ़ी विस्तृत होता है। और इस कोहरे से हम आगे का 10-20 मीटर की स्थिति में भी हम कभी कभी कुछ नहीं देख पाते। तो ये कोहरे का स्वरूप होता है। कोहरा जो होता है ये विकिरण के माध्यम से हवा में अभिसरण के माध्यम से, यानी उष्ण आर्द्र जो हवा है ये जब ठंडी हवा से मिलती है तो उससे भी कोहरा होता है। रेडिएशन जब रात में जो भूगर्भिक ताप उत्पन्न होता है और इस ताप के कारण जो वाष्प होता है ये जब हिम के कणों में परिणित हो जाता है तो उससे भी कोहरा उत्पन्न होता है। और कभी कभी कोहरा जो होता है ये वाताग्री यानी फ्रंट जो होते हैं, वाताग्र दो ठंडी और गर्म हवा जहाँ पर एक दूसरे के सामने आकर के मिल जाती है तो मिलने की जो बीच की स्थिति होती है इसी को तो हम फ्रंट कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। तो इसके मध्य में भी कोहरा उत्पन्न होता है। कोहरा हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि प्रायः जब गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती है तो चूँकि आगे में 5-10
मीटर की रेंज तक ही हमको दिखाई देता, उसके आगे दिखाई नहीं देता, इसलिए बहुत सी दुर्घटनाएं होती रहती है। कोहरे का एक और रूप होता है, उसे हम कुहासा या धुंध, मिस्ट कहते हैं। ये कुहासा क्या है? कुहासा भी इसी प्रकार का रूप है जिसमें जल का, वाष्प का जल के बहुत महीन कणों में परिणति होती है, लेकिन ये एक बृहत क्षेत्र में विस्तृत हो जाता है और बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत होने के कारण इसका जो विस्तार होता है लगभग 2 किलोमीटर तक भी होता है और इतना अधिक घना नहीं होता कि हमको बहुत स्पष्ट सामने का नहीं दिखाई दे, तो आराम से इसमें मानव लंबे दूर तक देख सकता है, हालांकि कुछ धुंधला दिखाई देता है। लेकिन ये हमारी वनस्पतियों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो ये पाला, कोहरा, कुहासा, ओस, ये चारों संघनन के रूप है। संघनन या द्रवीकरण, देखिए 2 प्रकार हमने पढ़े। एक वाष्पीकरण, वाष्पीकरण क्या होता है? जल का द्रव के रूप में गैसीय अवस्था में परिणति वाष्पीकरण होती है, और द्रवीकरण उस वाष्प का फिर से द्रवीकरण होना, तरल पानी के रूप में या हिम के रूप में, तो ये संघनन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से ये जो संघनन है, संघनन भी कुछ कारकों के माध्यम से संपन्न होते हैं। संघनन कब होगा? जब तापमान कम होगा, जब वायु की सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है, तब संघनन होता है। जब ओसांक जो होता है, वायु का आयतन और जल के आयतन में ओसांक की स्थिति स्थिर हो जाती है, तब संघनन होता है। तो इस प्रकार से संघनन की जो प्रक्रिया होती है, कभी कभी हिमांक तक भी वायु चला जाता है। तो ये संघनन की जो परिस्थितियां हैं, ये समय के अनुसार बदलती रहती है, स्थान के अनुसार ये बदलती रहती है, और इस प्रकार से जो वाष्प है उसका द्रवीकरण होना संघनन होता है। इसके बाद आगे हम देखेंगे, अगला तत्व है बादल एवं वर्षा। बादल क्या है? जब वाष्पीकरण जल का होता है और ये वाष्प जब ऊपर उठता है, तो ऊपर उठने के बाद ये कुछ ऊंचाई पर धूल, धुआं, नमक के कणों के साथ मिल करके जल जो होता है ये घनीभूत हो जाता है और इसका एक स्तर आकाश में हमको दिखाई देने लगता है, तो यह बादल कहलाता है। बादल जो होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वर्षा ही कराते हैं, बादल कई रूपों में होते हैं। सामान्य रूप से जब हम बादल का अध्ययन करते हैं तो बादल को ऊंचाई के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है निम्न बादल। निम्न बादल जो होते हैं इसकी ऊंचाई 2000 मीटर की ऊंचाई तक ये आसमान में देखने को मिलते हैं, और इस प्रकार के जो बादल होते हैं इसमें स्तरीय बादल और कपासी मेघ जो होते हैं, स्तरीय और कपासी मेघ ये महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरे जो मेघ या बादल का रूप है इसको मध्यम मेघ कहते हैं, मध्यम बादल कहते हैं। मध्यम बादल जिसकी ऊंचाई हमारे आसमान में 2000 से 6000 मीटर तक की ऊंचाई देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के जो बादल होते हैं ये मध्यम ऊंचाई वाले बादल कहलाते हैं। इसमें मध्य कपासी और स्तरीय मेघ जो है ये सामान्य रूप से मध्यम ऊंचाई वाले बादलों में पाए जाते हैं।
तीसरा जो बादल का स्वरूप है ऊंचे बादल, हम इसको कहते हैं। बहुत 6000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई में ये बादल पाए जाते हैं और इन बादलों में पक्षाभ बादल या पक्षाभ कपासी बादल जो होते हैं ये सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। इस ऊंचाई के बादल जब हमें आसमान में तो हम देखते हैं, लेकिन इसकी परछाई धरातल पर नहीं पड़ती। तो ये बहुत विस्तृत बादल होते हैं। बादलों की ऊंचाई उनके स्वरूप के आधार पर सन 1932 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बादलों का वर्गीकरण किया गया है और इस वर्गीकरण के अंतर्गत बादलों को चार प्रमुख वर्ग आप देखिए, पक्षाभ, साइरस, स्तरी, स्ट्रेटस, कपासी बादल और जो चौथा है वर्षा, लिम्बस। तो ये 4 प्रकार जो है बादलों के प्रमुख प्रकार हैं और इसके 10 उप प्रकारों को भी बताया गया है। ये बादलों का ये जो 10 उप प्रकार हैं ये बादलों के स्वरूप के आधार पर, उनमें कभी हमको 2 बादलों का सम्मिश्रण दिखता है, कभी लगता है कि कपासी है कि स्तरीय बादल है कि पक्षाभ है, तो इनका जो सम्मिश्रण दिखाई देता है उस आधार पर ये 10 बादलों का वर्गीकरण जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1932 में किया गया है। अब आइए हम इन बादलों में जो विभिन्न प्रकार है वर्षा के बादलों का हम अध्ययन करेंगे। अब हम देखेंगे वर्षा। वर्षा क्या है? धरातल पर जब वायुमंडल से पानी की बूंदें गिरती है, ये बूंदें कभी सामान्य गरज के साथ, कभी शावरिंग के रूप में, विभिन्न रूपों में पानी जब वायुमंडल से नीचे की ओर आता है तो इसको हम वर्षा कहते हैं। वर्षा का होना हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही आवश्यक है। वर्षा कब होती है? वर्षा के लिए कुछ परिस्थितियाँ जब विकसित होती है तभी वर्षा होती है। जैसे सबसे पहला है वाष्पीकरण का होना। जितना अधिक वाष्पीकरण होगा उतनी अधिक वर्षा होगी। दूसरा जो है सापेक्ष आर्द्रता का बढ़ना। जैसा अभी बताया था कि सापेक्ष आर्द्रता जब 100% हो जाती तो वर्षा का अनुमान लगाया जाता है, यानी सापेक्ष आर्द्रता के बढ़ने से वर्षा होती है। तीसरा जो है जब वायु प्रवाहित होती है, तेज़ी से चलती है, तो वह वर्षा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। फिर चौथी स्थिति है जब हवा ठंडी होती है तब वर्षा होगी। यदि हवा गर्म है तो जो वाष्प है ये वहीं पर गर्मी के साथ सूख जाते हैं। पांचवा जो है जब संघनन होता है, संघनन के होने से ही वर्षा होती है। यदि संघनन नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी। तो ये 5 प्रमुख बातें वर्षा के लिए आवश्यक होती है और तब वर्षा की प्रक्रिया संपन्न होती है। वर्षा को यदि हम देखें तो सामान्य रूप से वर्षा 4 प्रकार की होती है। सबसे पहला है हिमवृष्टि, स्नोफॉल। सामान्य रूप से ध्रुवीय प्रदेशों में, ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में हिम के रूप में वर्षा हमें दिखाई देती है, तो इस प्रकार की स्थिति को हम हिमवृष्टि या स्नोफॉल
कहते हैं। दूसरा जो है ये है साहिम वृष्टि। साहिम वृष्टि क्या है? जल वृष्टि और हिमवृष्टि ये दोनों का मिला जुला रूप होता है। इसको हम साहिम वृष्टि, स्लीट के नाम से जानते हैं। तीसरा जो वर्षा का रूप है इसे हम कहते हैं ओलावृष्टि। जब वर्षा के साथ हिम के कण, हिम के टुकड़े भी गिरने लगते हैं तो इस प्रकार की जो वृष्टि है ये ओलावृष्टि या हेल के नाम से इसे जाना जाता है। और चौथा जो प्रकार है जिसको जल वृष्टि या रेनफॉल कहते हैं, ये सामान्य रूप से सभी जगह होती है। तो ये जो जल वृष्टि भी कब होगी? जब वायु में पर्याप्त आर्द्रता हो और वायु जो है ऊपर उठने के बाद वायु में संवहन होता है और तब वर्षा होती है। तो वर्षा का होना अत्यधिक वाष्पीकरण या वायु के संवहन जो होता है इससे ही पर्याप्त नहीं होता है, वायु में संघनन का होना आवश्यक होता है। लेकिन संघनन होने के साथ ही वर्षा नहीं होती। जब वायु में संघनन की प्रक्रिया होती है तो वाष्प का जल के रूप में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन बहुत छोटे छोटे कणों के रूप में होता है और हवा जो है ये इन कणों को लटकाए रखती है। लेकिन जब तापमान कम होता है और ये कण आपस में एक दूसरे के पास आकर के इनका रूप बड़ा हो जाता है तो अधिक समय तक हवा इनको नहीं लटका पाती और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पानी के रूप में नीचे में गिरने लगता है। तो इस प्रकार से संघनन की क्रिया के बाद जो संवहन होता है और इससे फिर सामान्य रूप से वर्षा होती है। वर्षा का जो हम स्वरूप देखते हैं तो वर्षा 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला है संवहनिक वर्षा। संवहनिक वर्षा सामान्य रूप से ये वर्षा भूमध्य रेखा के पास प्रायः रोज होती है और इसलिए उस क्षेत्र में चूँकि 4 बजे के बाद बारिश होती है तो उसको 4 बजे की बारिश वाला क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन ऊंचा तापमान के कारण वाष्पीकरण होता है और 3-4 बजे से बादल बनने प्रारंभ हो जाते हैं और 4 बजे यहाँ पर तेज़ी से वर्षा होती है। वर्षा का रूप यहाँ पर मूसलाधार होता है। सामान्य रूप से जो संवहनिक वर्षा होती है ये मूसलाधार वर्षा के रूप में होती है। बिजली कड़कती है, तेज आंधी तूफान आते हैं और उसके साथ पानी गिरता है। इस प्रकार की जो वर्षा होती है इसमें कपासी मेघ निर्मित होते हैं और इससे प्रायः वर्षा होती है। ये जो संवहनिक वर्षा है ये जैसे हमारे क्षेत्र में मानसून का जो क्षेत्र है तो मानसून काल में जो बादल बनते हैं उससे भी यहाँ पर संवहनिक प्रकार की ही वर्षा होती है। वर्षा का जो दूसरा रूप है इसे हम कहते हैं पर्वतीकृत वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। पर्वतीकृत वर्षा क्या है? जब जलवाष्प भरी हवाएं महाद्वीप की तरफ जाती है और यदि उसको मार्ग में पर्वत मिलता है तो ये पर्वत की सतह से धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। पर्वत की सतह अत्यधिक ठंडी होती है और यहाँ पर जो हवा होती ये भी क्रमशः ठंडी होने लगती है, जिससे इन पर्वतों से ये हवाएं जब टकराती वाष्प भरी तो ये वाष्प भरी हवा यहाँ पर वर्षा करती है। जिस तरफ से ये हवाएं चलती है उस तरफ पर्वतीय क्षेत्र में भारी वर्षा होती है
और धीरे धीरे ऊपर उठती हुई पर्वत के जब दूसरे तरफ ये हवा चली जाती है तो यहाँ पर ये हवा धीरे धीरे गर्म और शुष्क होने लगती है, या कभी कभी कुछ आर्द्रता लिए हुए जब उस तरफ जाती तो बहुत कम पर्वत के दूसरे क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, और इसलिए दूसरे पर्वत के दूसरे तरफ का जो भाग होता है इसे हम वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडो एरिया के नाम से जानते हैं। तो ये पर्वतीय प्रदेश का उदाहरण है। इसको जैसे हम भारत के संदर्भ में देखें तो जो भारत का पश्चिमी घाट है, यहाँ से जब मानसून की हवाएं इस क्षेत्र से अरब सागर से जब आती हैं तो इस पश्चिमी घाट से टकरा करके ये घाट का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर तो वर्षा करती है, लेकिन जैसे ही हम इस घाट को पार कर पूर्व की तरफ जाते, जैसे पुणे का जो क्षेत्र है यहाँ पर प्रायः कम वर्षा होती है, जो कि वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये पर्वतीय वर्षा का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके बाद तीसरे जो प्रकार की वर्षा होती है इसे हम चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। चक्रवात जब उत्पन्न होते हैं, जहाँ पर निम्न दाब के केंद्र बन जाते हैं, चारों तरफ से हवाएं आती, विशेष रूप से उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में इस प्रकार के चक्रवात निर्मित होते हैं, और इससे जब वर्षा होती है तो इसमें चक्रवात की केंद्र में एक आँख बनती है, और यहाँ से बहुत इस जितने क्षेत्र में चक्रवात के केंद्र उठते हैं, आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ चित्र में कैसे चक्रवात बन रहे हैं, और यहाँ से घनघोर वर्षा होती है। तो ये तीसरे प्रकार की जो वर्षा होती है ये चक्रवातीय वर्षा कहलाती है। भारत में भी प्रायः शीतकाल में इन्हीं चक्रवातों से वर्षा होती है। वर्षा कई बातों से प्रभावित होती है, और इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर एक जैसी वर्षा नहीं होती। वर्षा का स्वरूप, वर्षा की मात्रा, वर्षा का समय, ये सब भिन्न होता है। वर्षा किन किन बातों से प्रभावित होती है? तो देखिए, सबसे पहला है भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। उसी प्रकार से कहीं कहीं पर वर्षा कम और कहीं पर अधिक होती है। इसमें जो दूसरा तत्व है या दूसरा जो कारक है ये है समुद्र से दूरी। समुद्र के किनारे अत्यधिक वर्षा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र से दूर महाद्वीप के भीतर की ओर जाते हैं तो भीतर के क्षेत्र में वर्षा कम होती है। देखिए, यहाँ पर एशिया का जो मध्यवर्ती भाग है वर्षा का अभाव है, और इसलिए यहाँ पर मरुस्थल जैसी दशाएं पाई जाती है। तो ये जितना भी मध्यवर्ती महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग है, जो कहीं से भी समुद्र से काफ़ी दूर है, तो यह भी वर्षा कम पाता है। तीसरा जो है, इस क्षेत्र में प्रचलित पवनें जो है, कौन सी हवाएं यहाँ पर चल रही है। यदि गर्म हवाएं हैं तो वर्षा कराती है, यदि ये ठंडे क्षेत्र से आने वाली हवाएं हैं तो उस क्षेत्र में वर्षा कम होगी। तो हवाओं की स्थिति, कौन सी हवाएं हैं और किस क्षेत्र में वर्षा करेगी, ये उस क्षेत्र में बहने वाली निरंतर जो हवाएं हैं ये निर्धारित करती है। चौथा जो है, यह उस क्षेत्र का धरातल। धरातल का तात्पर्य है कि यदि, जैसा अभी मैंने बताया कि पर्वत की ओर आने वाली जो हवा है वो पर्वत से के तली से टकरा करके पर्वत की चोटियों से यहाँ पर वर्षा करती, लेकिन पर्वत का विपरीत भाग जो होता है, जहाँ पर हवाएं
नहीं पहुंच पाती तो वो शुष्क हो जाता है। तो इस प्रकार से धरातल जो है ये यदि पर्वतीय है तो अधिक वर्षा प्राप्त करेगा एक तरफ, दूसरी तरफ वृष्टि छाया बन जाता है। तो धरातल का स्वरूप भी वर्षा की मात्रा के लिए महत्वपूर्ण होता है। पांचवा जो है, उस क्षेत्र में चलने वाली महासागरीय जलधाराएं। बच्चों, ये जो जलधाराएं होती है, भूमध्य रेखा से ये जलधाराएं जब चलती है तो ये गर्म जलधाराएं होती है, लेकिन ध्रुवों से आने वाली जो जलधाराएं होती है ये ठंडी होती है। मैंने अभी आप लोग को बताया था कि देखिए महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वाष्पीकरण अधिक हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल है। ये मरुस्थल क्यों बन गए हैं? इस मरुस्थल में जो कि महाद्वीप के पश्चिम में है, यहाँ पर ध्रुवों से आने वाली ठंडी जलधाराओं के कारण ये क्षेत्र वर्षा प्राप्त नहीं करते और इसलिए यहाँ पर वर्षा का अभाव है। वर्षा के अभाव के कारण ये भाग शुष्क हो गया है, मरुस्थल बन गया है, जबकि पूर्वी भाग जो है ये गर्म जलधाराओं के कारण पर्याप्त वर्षा प्राप्त करता है। तो महासागरीय जलधाराओं का बहुत अधिक महत्व है। उसके बाद जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति अधिक पाई जाती है, ऐसा कहते हैं कि वनस्पति जो है ये बादलों को आकर्षित करती है और वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। तो वनस्पति का होना भी वर्षा की मात्रा को निर्धारित करता है। और अगला जो है, जहाँ पर चक्रवातों का विकास होता है वहाँ पर भी वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। तो वर्षा जो है ये इन प्रमुख बातों से प्रभावित हो रही है। संपूर्ण विश्व में यदि हम वर्षा का वितरण देखें तो वर्षा का वितरण भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। जैसे जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है तो ये कौन सा क्षेत्र है? भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र। तटीय महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र जो है यहाँ पर भी वर्षा अधिक होती है। भारत के तटों में आप देख रहे हैं अधिक वर्षा होती है। पर्वत यदि वर्षा वाले जो हवाएं चलती उन हवाओं के सामने आते तो वहाँ पर भी अधिक वर्षा होती है। जैसे आप भारत में देखते हैं कि जो गारो खासी और जयंती की पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से वर्षा भरी जो हवाएं हैं, जलवाष्प भरी जो हवाएं, वो इन यहाँ से टकराती है और इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा करती है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है। पहले चेरापूंजी का नाम था, अभी मौसिम राम का नाम है, जो सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर भी बहुत अधिक वर्षा होती है। भूमध्य रेखा का क्षेत्र अधिक वर्षा का क्षेत्र, ये सभी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। दूसरा जो क्षेत्र है 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र, ये भूमध्य रेखा से हम थोड़ा उत्तर या दक्षिण की तरफ आते हैं, 20 से 30 अंश अक्षांश के बीच में, और थोड़ा सा तट से थोड़ा भीतर की तरफ में आए तो ये सभी क्षेत्र जो है ये 150 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा के क्षेत्र हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर तक ही होती है। तो ऐसे क्षेत्र भीतर के क्षेत्र होते हैं, महाद्वीप के कुछ अंदर के क्षेत्र, जहाँ पर कि हवाएं धीरे धीरे आते आते यहाँ पर वर्षा करवाती है। तो जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पर जो वर्षा है वो 100 से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा, ये समुद्र से पर्याप्त दूर है और इस क्षेत्र में वर्षा जो है 100 से 150 सेंटीमीटर क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर होती है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर कि 50 सेंटीमीटर या उससे भी कम वर्षा होती है। तो जो जैसा भी मैंने बताया था कि एशिया महाद्वीप का देखिए अब मध्यवर्ती भाग है, ऐसे अधिकांश महाद्वीपों का जो मध्यवर्ती भाग है इन भागों तक
समुद्र से आने वाली हवाएं नहीं पहुंच पाती और ये कम वर्षा प्राप्त करते हैं, और इसीलिए यहाँ पर घासें जो है ये या झाड़ियाँ जो है ये वर्षा के रूप में वर्षा काल में अल्प वर्षा में विकसित हो जाती है। यही प्राकृतिक वनस्पति है। और जिन क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर या उससे भी कम वर्षा होती है, ये क्षेत्र प्रायः मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, चाहे वो उष्ण मरुस्थल हो या शीत मरुस्थल। ये सभी वर्षा के अभाव में मरुस्थल बन गए हैं, जहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर या उससे भी कम होती है।